नमस्कार दोस्तों, मैं मीरा सक्षम से आप सभी का वेलकम करती हूँ हमारे इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है मेरी दास्तां मेरी कहानी। दोस्तों, पहले तो मैं सबसे पहले आपसे कल के लिए क्षमा मांगती हूँ, जो कि हम प्रोग्राम नहीं कर पाए। हमारा कुछ इश्यू हो गया था, इस कारण से हमारा वो प्रोग्राम नहीं हो पाया। और आज की कहानी हमारे साथ लेकर आई हैं रीना जी। इनके जीवन के संघर्षों के बारे में हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या संघर्षों का सामना किया है और कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं। नमस्ते। मैं अपने पूरे ज़िंदगी के बारे में बताना चाहती हूँ, जो मैंने अभी तक देखा है। मेरी शादी 12 से उम्र में कर दी गई और मेरे साथ कोई भी अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। अभी तक मेरे माँ बाप भी मेरे सपोर्ट नहीं ले रहे, ना मेरे ससुराल वाले कोई मेरे साधन में हैं। और मेरा आदमी मेरे से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो मेरे साथ रहना चाहता है और मेरे दुख सुख में शामिल भी होता है। और पहले तो जब मेरी शादी होने वाली थी तो बोला कि पहले तो मेरी मम्मी को बहलाया फुसलाया किसी ने कि लड़की को शादी कर दो, गोना बाद में करवाएंगे और उसके बाद मशीन भी सिलाई सिखवाएंगे। तो रीना जी, जो आपको आपके घर जो रिश्ता लेके आए थे, उन्होंने ये बात आपसे कही थी? उन्होंने भी कही थी और मेरी सास ने भी कही थी और मेरा पति भी खड़ा था वहाँ पे। तो उसके बाद जब मेरी शादी कर गई तो मैं बोली कि ठीक है, मैं अब अपनी मम्मी के घर 6 दिन के बाद जा रही हूँ जी। तो मेरा आदमी बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। पर मेरी सास बोली अगर तू इसे पढ़ाएगा तो मेरे घर से बाहर गेट आउट हो जाओ। तो रीना जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जिस समय आपकी शादी कर दी गई उस समय आपकी लगभग उम्र कितनी रही होगी? मेरी 12 से 13 उम्र ज़्यादा नहीं थी। आप मतलब बहुत कम एज में आपकी शादी करके आपके ऊपर शादी जैसी जिम्मेदारी का पहाड़ डाल दिया गया जी, जो कि जिसके लिए आप बिल्कुल तैयार नहीं थे, ना मानसिक रूप से और ना शारीरिक रूप से। जी। तो आपके जिन्होंने आपके घर ये रिश्ता लाया, क्या वो जानते नहीं थे कि आप बच्चे हैं इस टाइम? नहीं, जैसे जब उन्होंने मेरे रिश्ते के लिए बात किया तो उन्होंने मेरी मम्मी को बोला कि शादी तो कर देंगे, निकल गोना जब 6 महीने में करवाए चाहे साल भर में करवा लो। तो वो मम्मी बोली ठीक है, गोना तो कर देंगे और शादी मतलब कर देंगे और गोना बाद में कर लेंगे। तो कह रहे ठीक है। जब मेरी शादी मेरे मांग में सिंदूर पड़ गया तो मेरी सास कह रही है कि ठीक है, अब 6 दिन में घुमा के ले आया कर, महीनों में निकलिए, अब वहाँ नहीं रहेगी। तो फिर मैं रोने लग गई। जैसा कि आपके साथ वादा किया था उन्होंने कि आपको शादी के बाद पढ़ाएंगे और सिलाई सिखाएंगे और साथ ही साथ आपको जो आप सीखना चाहते हो वो करवाएंगे और आपको लेके नहीं जाएंगे। ठीक है। जैसे शादी के बाद एक माँ बाप के घर लड़की कुछ टाइम तक रहती है तो उस हिसाब से आपको 1 साल के लिए छोड़ने के लिए तैयार। तो वहाँ पे 2 लेडीज भी थी, बड़े बुजुर्ग। उन्होंने बोला अभी बच्ची बहुत छोटी है, इसको अभी वहीं रहने दो, कुछ सालों बाद ले आना। तो मेरी सास ने उनसे लड़ाई भी कर ली। फिर मेरा जो आदमी था वो बोला कि ठीक है, पहले मुझे मतलब या तो बहला रहा था या फिर अपने अंदर की बात बता रहा था। वो मुझे कहता था पढ़ाऊंगा, पर मेरी सास किसी भी चीज़ में राजी नहीं। इसके बाद मेरा पेपर ही था जब भी मेरी शादी हुई थी, मार्च में, मतलब दिसंबर में शादी हुई, मार्च में पेपर था। तो दिसंबर में मेरी शादी कर गई। मार्च में मेरी मैडम ने मुझे कॉल किया कि आप 2-3 महीने से स्कूल नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? तो मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि मेरी शादी हुई है। मैं बोली मैम मैं पेपर देने आऊँगी। तो जब मैंने अपने सास से, अपने पति से बात किया, मैंने बोला आप लोगों ने बोला था कि मैं पढ़ाऊँ, पेपर देने भी जाने दूंगा, तो अब मुझे जाने दो। तो मेरी सास कह रही है अगर तू पेपर देने जाएगी ना तो मेरे घर में कभी कदम नहीं रखेगी। तो मैंने कहा ऐसा तो क्यों? आप ये कहना चाहते हैं कि आपके ना चाहने के बावजूद भी आपसे जो आपकी शिक्षा का अधिकार है वो छीन लिया गया? जी। आपके ससुराल वालों के जरिए आपके जो मायके वाले एक तरीके से वो भी इसी में भागीदार हैं। जी। ठीक है। तो उन्होंने आपकी शिक्षा को आगे तक नहीं बढ़ने दिया। जी। यदि आप अगर आपके अंदर हुनर था, आप पढ़ते, तो शायद आप अपनी लाइफ में और अच्छा कर सकते थे। जी। और मैं पढ़ने में भी बहुत तेज थी। मेरी मैडम से भी पूरे विश्वास के साथ मेरी मम्मी ने बात करी थी, कह रही थी ये लड़की बहुत तेज है पढ़ने में, इसका रिजल्ट में भी नंबर सबसे ज़्यादा आता है। फिर भी मेरे माँ बाप ने सपोर्ट नहीं लिया और सास तो बोली कि पढ़ाओगे तो मैं घर में घुसने नहीं दूंगी। जी। अच्छा, इसका मतलब यह है कि मतलब चोर की दारी में तिनका। जी। ठीक है, कि आपको जब लाया गया तो आपसे ये सब बोल दिया गया कि हाँ आपको ऐसे रखेंगे। फिर जब आपको अपने घर में लेके जाया गया, फिर वो अपने हकीकत पर आ गए, है ना, अपना दिखाने लग गए कि हम ससुराल वाले हैं। तो कुछ दिनों के बाद तो मेरा पति भी मेरी बात पे चलता था। थोड़ा थोड़ा जैसे जिंदगी मतलब
दिन बदलते गए उस तरह अपनी माँ पे भी वो चलने लग गया। अच्छा। धीरे धीरे वो अपनी माँ की बात सुनने लग गया। तो मैं इसी बात पे मैं अपने दर्शकों से ये पूछना चाहूँगी कि जो ये लड़के होते हैं जो शादी के टाइम पे मिलने जाते हैं और वहाँ पर वादे करते हैं उन मासूम लड़कियों से, जो इनके साथ हुआ, इनके वो किसी और के साथ भी होता है, ठीक है, तो क्या वो उस समय वो वादा करते तो वो भूल जाते कि इस वादे को निभाना भी होता है? यदि आपके साथ कोई अपनी पढ़ाई को लेके सीरियस है तो अगर आप उनको शिक्षा दे देंगे तो आपका क्या जाएगा? या तो आप वादे ही ना करो ना, अगर आप उसको निभा नहीं सकते तो। जी। तो उसके बाद मेरा पति धीरे धीरे बदल गया, अपनी माँ की बात पे चलने लग गया। फिर मैं भी मतलब मैं थोड़ा बोलने लग गई ऊंची आवाज़ से, तो मेरी सास को तकलीफ होने लगा कि ये लड़की बहुत तेज है, ऐसी वैसी, मतलब अच्छा बोलो तो बुरी बन गई, ना बोलो तो बुरी बन गई। हाँ, तो उस समय रीना जी आपके अंदर बहुत बचपना रहा होगा। 13-14 साल की उम्र ये नहीं होती कि आप एक परिवार संभाल सको, जी, जिम्मेदारियों को अपने कंधे तक उठा सको, ऐसा नहीं होता। ये एक पढ़ाई का दौर होता है, इसमें भी बच्चे के साथ माता पिता का बहुत फ्रैंकली होना बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने पढ़ाई पर फोकस कर सके। जी। और उसके बाद मुझे बोला, पहले तो बोला जैसे मेरे को शादी करने के लिए गए तो मैं तो देखी भी नहीं लड़के को, और ना मैं मम्मी मेरी जो हमारे में लड़का बोलते नहीं देखना है, निकला आज के ज़माने में कौन नहीं लड़का देख के शादी करता है। मैंने अपनी मम्मी से लड़के के बारे में पूछा तो मेरी मम्मी बोली जो मैं कर रखी हूँ अब तू क्या कर बात करेगी। तो मेरी माँ को बोला ये 3 मंजिला का घर मेरा है। मैंने कहा ठीक है। जब मैं अपने ससुराल में गई, कुछ दिन रही, 2-3 महीने हुए, तो मेरी सास पगड़ी पे ले रखा था रूम। जी जी जी। पगड़ी पे ले रखा। इसके बाद 3 पगड़ी मतलब आप थोड़ा समझाएंगे कि क्या आधे रकम दे के उनके मैं कर्जे मतलब बयाना पे रहती थी। तो उसके बाद मेरी सास मेरे रहते रहते मेरे को कुछ दिन के बाद मेरी मकान मालिक आई। मकान मालिक आके कह रही है कि पहले तो मेरे को वो जानती भी नहीं थी, मैंने ना उसको देखा ना उसने मेरे को देखा। मेरी ननद थी, मेरी ननद को कह रही है अपनी माँ को बुला और ये ले अपने 1.5 लाख रुपए और घर से बाहर निकल। तो फिर तो मतलब जिस घर को आपको बताया गया कि ये आपका घर है, ठीक है, उसमें आप रह रहे हो, एक डेली रूटीन है, आप सुबह उठते हो, अपना काम करते हो, फिर खाना पीना खाकर मतलब एक आरामदायक जिंदगी जीते हो, सोते हो, और फिर अचानक से आपको उस घर से बाहर निकाल दिया जाता है और फिर आपको ये पता चलता है कि जिस घर को मैं अपना समझ रही थी वो हमारा था ही नहीं। इसके बाद फिर मेरे को बोलती है कि 1.5 लाख रुपए, पहले मेरी नंद को बोला कि 1.5 लाख रुपए लो और निकलो घर से। तो फिर मैं बहुत ही मैं तो बोलूँगी कि मेरे को तो अपना घर बताया गया। तो मैंने बोला कि ये घर तो अपना है, आप मुझे घर से निकालने के लिए क्यों कह रहे हो? तो कह रही है कि तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, तू लड़की है तो लड़की जैसी रहे, तू कौन है? तो मेरी ननद ने बोला कि ये मेरी भाभी है, मेरे भाई से शादी हुई है। कह रहा अच्छा ठीक है, तेरे से बात नहीं कर रही बेटा, तू बैठ जा। मैंने कहा ठीक है आंटी जी। मैं बैठ गई। फिर मेरी सास आई, मेरी सास को कह रही है पैसे पकड़ और घर से बाहर निकल। मेरी सास कह रही है कि क्यों निकलूंगी, इतने दिन से नहीं दिया, आधे रकम 1.5 लाख की दे रहे हो, 50,000 और दे दो। कह रहे कि किस बात के? कह रहे कि इतने दिन जो रूम में बयाना जो भी था वो आधे रकम और भी बनते हैं। तो मेरी सास को कह रही है इतना तो मैं दूंगी नहीं और ऊपर से डंडे पड़वा के बाहर निकालूंगी। तो फिर उनके में जो भी बहसबाजी जो भी बात हुआ मुझे कोई पता नहीं। अच्छा रीना जी, मैं आपकी ज़िंदगी में पीछे जाना चाहूँगी। तो जिस टाइम आप स्कूल में पढ़ रहे थे जी, तो उस टाइम क्या आपके स्कूल के फीस देने के लिए आपके पेरेंट्स के पास ऐसी फाइनेंशियल स्थिति आपकी सही नहीं थी आर्थिक कि आप वो फीस जमा कर सकें? जी। और आपका जो ड्रेस वगैरह ये सब आप कैसे अरेंज करते थे, मतलब क्या होता था आपके पास उस टाइम पे? मैं शुरू की बताऊं, मैं काम भी करती थी जी, पढ़ाई भी करती थी। पढ़ाई करने मतलब घर का काम या फिर आपको मम्मी के साथ कोठियों में काम। अच्छा, आपको मतलब ये मम्मी बचपन से ही कमाने के लिए भी एक तरीके से जी कर दिया गया। जी, जैसे पापा मेरे गांव में थे, जी, पापा को कोई किसके सिलसिला में जाना पड़ गया तो मम्मी मेरे को बोलती थी 1 बजे मेरे काम पे आ जाइयो। जी। मैं पूरे दिन पढ़ाई 7 बजे 8 बजे जाती थी। 1 मिनट आपकी बात को रोकूंगी। तो आप जब अपनी मम्मी के साथ वहाँ जाती थी काम पे, तो वो काम क्या था, आप क्या काम करते थे वहाँ पर? मैं झाड़ू पोछा बर्तन सब करती थी। मतलब आप ये सब काम करके अपने पढ़ाई के लिए संघर्ष कर रहे थे कि मैं पढ़ूं, मेरी मम्मी मेरी पढ़ाई ना छुड़वाए, चाहे मुझसे ये काम करवा ले पर मुझे पढ़ने जाने दे। जी। तो मेरे को मैं पढ़ने के बाद जाती थी 1 बजे काम पे से सारा काम करके 2 घर करके उसके बाद मैं आती थी 5-6 बजे घर आती थी। तो मेरे को कहती खाना बना ले। मेरी बहन थी उस टाइम बहुत छोटी, तो मैं
मम्मी के साथ थोड़ा हेल्प वेल्प करती थी, चावल चढ़ा देती थी मम्मी, कुछ बना लेती मम्मी, मैं कुछ बना देती थोड़ा बहुत। मेरे उतनी वो तो नहीं थी कि मैं बना तो नहीं पाती थी, लेकिन हेल्प करती थी। जी। फिर सुबह उठ के मम्मी के साथ काम पे जाती थी। मेरे जूते फट गए, मेरी मम्मी कहती थी कि मेरे पास जूते के लिए पैसे नहीं, तो मैं कुछ दिन के बाद मैं गुस्से से मम्मी के साथ तो जाना आप छोड़ दी। एक बात मुझे बताइए कि जब आप अपने स्कूल टाइम से अपना टाइम निकाल करके कोटियों में जाके अपना जो भी आपका जो है जैसा भी आपने काम करा अपने लिए, आपने उस काम को छोटा नहीं समझा, और उसके बाद भी फिर आपको जूते के लिए आपकी मम्मी आपको मना कर रही हैं, तो आपको उस समय कैसा लगा? मुझे बहुत बुरा लगा। तो मेरी मम्मी क्या करती थी, जब मैं गुस्से से काम पे नहीं जाती तो घर में ताला मार के और वो काम पे चली जाती, फिर मैं उनका काम भी नहीं करवाती। जब आप घर में ताला मारोगे तो मैं किसी के घर में तो कोई मुझे बिठाएगा नहीं। जी। मैं बाहर ही हांडती थी। तो मेरी माँ को गुस्सा आता था कि बाहर हांडती है तो मैं इसकी शादी कर दूंगी, ये वो। तो मेरी मम्मी इस सोच के वजह से ना छोटी उम्र में मेरी शादी कर दिया। तो यहाँ भी मेरे को वही हाल मिला, कोई सुख तो मिला नहीं, हर तरह का दुख मिला। भगवान ने तो पता नहीं मेरे साथ क्या बना रखा है। मैं आप लोगों से भी ये बात कहूँगी, जो इनके साथ हो रहा है वो और भी कई ऐसी लड़कियां हैं, ऐसी बालिकाएं जिनके साथ ये होता है, जो कि अपना स्कूल से काम करके आती हैं, स्कूल का, ठीक है, उसके बाद में पढ़ाई करने के बाद फिर वो घर पर आके उनके इतना बर्डन कर देते हैं कि वो आते के साथ फिर कोठी के जैसे काम पर या माल बना रही होती हैं, मतलब इतनी उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है। पर मैं उनके माता पिता से इस बात के लिए रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपने घर के कुछ चंद पैसों के लिए अपने बच्चे का भविष्य ना बर्बाद करें, उनको पढ़ने दें। अगर लड़कियां पढ़ेंगी तो वो आगे जाके बढ़ेंगी, लेकिन यदि आप उनको इस तरीके से बचपन में 13-14 साल की उम्र में इस कारण से कि वो खेलती है, तो बहुत गलत बात है। कि अगर आपका बच्चा खेल रहा है तो उसकी उम्र है, वो 13-14 साल का बच्चा क्या होता है, कुछ नहीं होता उसके अंदर, ना वो मानसिक रूप से सही होता है और ना वो अपने फिजिकल मतलब किसी भी तरीके से वो स्वस्थ नहीं रहता कि वो अपना आगे जाके शादी जैसा ऐसी जिम्मेदारी कोई उठा ही नहीं सकते इस एज में। ये पुराने ज़माने की बात है, जो हमारे माता पिता हुआ करते थे, उनके माता पिता हुआ करते थे, उनके साथ ये होता था। पर उनको भी ऐसे नहीं किया जाता था कि शादी करके और भेज देते थे, 5 साल का टाइम लिया जाता था या कुछ भी, पर नहीं भेजा जाता था। तो मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगी जो बच्चों के खेलने कूदने के पीछे उनकी शादी कर देते हैं, प्लीज़ ऐसा ना करें। जी रीना जी। उसके बाद फिर मेरी शादी उदी करने के बाद मुझे तो लगा कि मैं चलो मेरा आदमी सपोर्ट कर रहा है कि पढ़ाऊँगा। उसके बाद मेरे ना आदमी साथ दिया ना सास ससुर साथ दिए। मैं फिर कंफ्यूज रहती थी, रोती थी कि मुझे मम्मी के घर जाना है। अच्छा, फिर मैं वहाँ तो रीना जी आप मुझे एक बात बताइए, जैसे कि आपकी शादी कर दी गई, मैंने सुना है कि आपका मतलब आप स्कूल गई हुई थी जिस टाइम पर आपका रिश्ता कर दिया था, ठीक है, आप घर आए तो आपको पता चलता है कि आपका शादी की बात चल गई है, और मतलब 1 हफ्ते के अंदर आपकी शादी वगैरह 3-4 दिन में जैसे नहीं, फिर जैसे आज मैं स्कूल गई हूँ, हाँ जी, मैं पिकनिक पे चली गई, मेरी माँ को किसी ने लगाया लड़के का रिश्ता, हाँ, तो मेरी माँ लड़का देख के आई और अगले दिन जाके शादी कर दी। स्कूल से आते मेरी मतलब शादी कर दी। 3 दिन के अंदर आपकी जिंदगी का 2 दिन में आपकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला 2 दिन में ले लिया गया जी, जो कि आप 13 साल की उम्र में थी, 12-13 ही जी। और फिर मैंने ये भी सुना है कि आप जब अपने ससुराल में पहुंच गई तो आपको 6 महीने बाद बच्चे के लिए भी फोर्स किया गया। मुझे बोला पहले तो देखने जा रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, देखने में क्या हर्ज है, देखने तो मैं तो उस टाइम बच्ची थी, मेरे को भी हंसने बोलने का उतना ही शौक था। तो मैं बोली कि कोई बात नहीं, देखने कर जा रहे तो मेरे पापा गांव में है, मेरे पापा आएंगे जब मैं शादी करूँगी। वहाँ पे मेरी सास भी थी, मेरा आदमी भी था और एक ससुर लगते थे वो भी थे, चाचा जी। तो वो बोले कि बेटा तुम्हारी शादी है। तो मैं बोलती थी कि शादी, तो बोले कि हाँ। मैंने बोला चलो ठीक है। 6 महीने के बाद चाहे 5 महीने चाहे 2 महीने, आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। हाँ। उस टाइम तो आप मतलब खुश हो गए होगे कि मुझे पहनने को मिलेगा ज्वेलरी वगैरह, जो बच्चे के अंदर होता है। नहीं, मैंने जैसे उन्होंने मेरे बोला ना शादी है, तो मैंने बोला अपनी मम्मी से पूछा, वहीं पे खड़ी थी मेरी सास भी, मैंने अपनी मम्मी से पूछा मेरी शादी कब है, तो मेरी मम्मी बोल रही है कि कल, आज ही है। आज है, आज ही, मतलब आज ही आपकी शादी है और आपको पता नहीं है, आपको अचानक से बताया जा रहा है कि आपको दुल्हन बनना है। हाँ, तो मेरे को फिर मैं बोली कि अगर तुम मुझे शादी कर रहे हो ना तुम लोग मेरे से, तो मैं पेपर भी देने जाऊंगी और मैं अपने मम्मी के घर रोज आना जाना तो करूंगी। आपने उनसे एक सवाल नहीं किया, मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि
मम्मी मुझे ये तो बताओ, क्या मैं गुड्डा गुड़िया का खेल हूँ क्या? मैं गुड़िया हूँ जो तुम मेरी शादी करके ऐसे अचानक से मुझे भेज रहे हो किसी के घर? मेरे उस टाइम अकल नहीं थी, मेरे को जो कहा गया मैं बस वो सुनती थी। निखिल मैं जब शादी की बात करी तो थोड़ा मेरे दिमाग में आया, मैं बोली मैं पेपर दूंगी, नहीं तो मैं सिलाई सीखूंगी। जी। मेरी सास बोली ठीक है, हाँ हाँ बेटा ठीक है मैं करवाऊंगी। जब शादी हो गया तो हर खेल नजर आ गया सारा कुछ, कि सास कैसी है, नंद कैसा है, देवर कैसा है। मतलब आपके साथ बहुत मतलब लैंग्वेज अच्छी यूज नहीं की जाती थी, आपसे बात जी। ऐसे बदतमीज तरीके से की जाती, जैसे कि आप उनके घर में बहू ना होकर के एक नौकरानी आए हो, जी। जिसको कि आप वो उठा के लाए अपने साथ वहां से, बस किसी के जी। सर का बोझ अपने सर पर ले लिया है, उस जी। तरीके का व्यवहार आपके साथ किया गया। जी। उसके बाद फिर मेरे को, जैसे मैंने अब बताया था अभी घर के बारे में, कि मेरी सास को घर से बाहर निकाला गया, तब वो मुझे मैंने उनसे लड़ाई करना चालू कर दिया। मैं लड़ाई चालू कर दिया तो मेरे पति ने मेरा एक दिन अचानक मेरा सर फोड़ दिया, नशे में हो चाहे कुछ भी हो, फोड़ा तो आखिर मेरे पेरेंट्स गांव में थे, मेरे 2 बच्चे और मैं और मेरा हस्बैंड घर पे थे। उसने मेरा सर फोड़ के और अपनी माँ को फ़ोन कर लिया, उसकी माँ आई रात को अपने बेटे को लेकर चली गई। जी। ये भी नहीं सोचा वो लड़की मर जाएगी या जिएगी, मेरे को अकेला छोड़ के 2 बच्चों तो के मैं साथ। आपसे ये पूछना चाहूंगी, वो पी करके आए थे जी। तो उन्होंने आपके सर पर मारा, जी। ठीक है, उन्होंने कह दिया कि मैं नशे में था। जी। यदि आप यही हरकत उनके साथ करते और आप कहते कि मैं नशे में थी, फिर इसका क्या होता बताइए? वो मैं एक बात पूछना चाहूंगी, उन जो हमारे महान लोग होते हैं जो पी करके अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी बीवी को मारते हैं, लठ दिखाते हैं कि मैं मर्द हूँ, तो मैं उनसे ये सवाल करना चाहूँगा, अगर ये काम वो करें। मैंने देखा है कई लोग जो हैं कि प्यार में गाली देकर अपनी वाइफ को बुलाते हैं, अपनी धर्मपत्नी को, जो उनकी जीवन संगनी होती है, और वो जो पति परमेश्वर होता है वो उनको क्या करते हैं, गाली करके बुलाते हैं, और जब उनसे ये रीज़न पूछते तो कहते हैं कि प्यार से बुलाया जा रहा है। यदि यही प्यार वो विलोम शब्द करके आपके साथ निभाए तो आपका क्या जवाब होगा? तब तो आप उसका गला पकड़ लोगे, मारने को चढ़ जाओगे। मतलब क्यों, ऐसा क्यों? यदि आप उनसे गाली के तौर पर प्यार करते हैं तो उनका भी हक है ना, वो भी तो आपको ऐसे प्यार कर सकते हैं ना, फिर क्यों ऐसा है? इस बात का यदि किसी के पास जवाब हो तो मुझे प्लीज़ भेजें, मैं उनको रिप्लाई करूँगी। जी बोल। उसके बाद मुझे बोलती है कि ठीक है ऐसा है वैसा है। मैं बोली ठीक है कोई बात नहीं। तो मेरा पति बोला चलो कोई बात नहीं, सर फोड़ दिया तो मेरे पति को चुपचाप लेके चली गई रात को। अच्छा, अपना बेटा प्यारा है, हाँ, दूसरे की बेटी कूड़ेदान। कूड़ेदान। हाँ, तो मैं अपने बेटे को लेके रात को भाग गई। मैंने गली वाले को जगाया तो गली में सिर्फ 2-3 जने उठे थे जो मेरे आस पड़ोस के थे, दीदी भी, वो मेरे जाके पट्टी उट्टी करवाए, बोले लड़की मर जाएगी। पट्टी करने के बाद भी मेरे शरीर पे बहुत सारा खून बह गया और मैं 2 बच्चे को लेके अपने घर में पड़ी हूँ अकेली। मोदरों को तो पट्टी करवा दी है। निखिल मैंने बोला कि आप लोग तो जाओ। अच्छा एक बात बताइए, आपके पास अब 2 बच्चे हैं, ठीक है, और जिस दौरान आपकी शादी हुई थी तो आपको मतलब मैंने सुना है कि आपको साल भर या 1.5 साल शायद आपको बच्चे नहीं हो रहे, तो उसके पीछे भी आपके साथ काफी क्लेश हुए हैं। जी। तो जैसे ये मैं आगे की पहले बता रही हूँ। जैसे इसने मेरा सर फोड़ के चला गया, अपने बेटे को लेकर चली गई, तो मैंने बोला हाथ जोड़ के अभी तो तुम जाओ, सुबह निकल बचोगे नहीं। मैं जाके मेरे गली में किसी ने सपोर्ट नहीं दिया, बोला कि मियाँ बीबी का झगड़ा है, हम लोग क्यों जाए। हमने बोला बहुत गलत सोच है। हाँ। मैंने ये खुद अपनी रियल लाइफ में भी कई लोगों के साथ ऐसा देखा है, जो पड़ोसी हमारा जो समाज होता है, जो पब्लिक होती है हमारे आसपास की, वो ये कह करके उन लड़ाइयों को छोड़ देती है जो आगे जाके बहुत ही घातक साबित होती है। जी। तो कोई महिला है वो फांसी लगा रही है, लेकिन उससे पहले फांसी लगाई तो यूं कहते कि अचानक से लगा ली, बच्चे का मुंह नहीं देखा, इसको नहीं देखा, लेकिन जब उसके साथ ये सब दुर्घटनाएं हो रही थी, जब उसके साथ मारपीट हो रही थी, घरेलू हिंसा हो रही थी, जब वो चीख चिल्ला के अपने लिए मदद मांग रही थी, तो वही जो समाज के लोग जो आज कह रहे कि बच्चे का मुंह नहीं देखा, उन्होंने भी उसको नहीं देखा। तो उस समय अगर उन्होंने उसकी हेल्प करी होती ना, तो शायद वो इस लक्ष्य तक पहुंचती नहीं कि वो फांसी लगा के आत्महत्या करने की कोशिश करती है, जहर, ऐसा कुछ होता ही नहीं। लेकिन उस समय उनका मुंह से एक ही जवाब आता है कि मियाँ बीबी की लड़ाई है। चाहे अगर, हाँ एक बात और है, अगर बीवी ने पति को मार दिया तो बुराइयाँ हैं, क्योंकि वो पत्नी है, वो पति को नहीं मार सकती। लेकिन उसी जगह पर अगर पति उसको दौड़ा दौड़ा के रोड पर मार रहा है, पीट रहा है, उसको घसीट रहा है, उसके कपड़े फाड़ दे रहा है, तो किसी को कुछ नहीं लगता, कहते हैं मियाँ बीबी की लड़ाई है, कल को एक हो जाएंगे।
फिर आप ये हक कैसे रखते हैं कि किसी के जाने के बाद आप उसके जीवन के ऊपर उंगली उठा रहे हो, उसकी मृत्यु के ऊपर उंगली उठा रहे हो, क्यों? जी। तो उसके बाद वो चले गया। मैंने कहा सुबह तो तू बचेगा नहीं, गली वाले मेरे सपोर्ट भी नहीं दिए। मैंने कहा चलो ठीक है। जो मेरी जो चाची लगती है, एक संगीता की मम्मी, वो मेरे सपोर्ट दी। वो बोली ठीक है मैं चलूँगी बेटा। मैं गई सुबह ही 6 बजे, तो पहले मैं थाने पहुंच गई बच्चों को लेके। सारे थाने वाले मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ। एक लेडीज़ पुलिस थी, वो कह रही है कि क्या हुआ। मैंने उनका अपना दुख बताया तो वो बोली कि मियाँ बीवी का झगड़ा है, जाओ जाओ घर जाओ। फिर मेरी बेटी है, 4 साल की है मेरी बेटी बोली पापा ने मम्मी को यूं करके यूं मारा। तो एक था, वो जो पुलिस वाला था अंकल, वो बेटा बोला कि बेटा अंदर आओ। मैं अंदर गई। उन्होंने बोला कि क्या हुआ बेटा। मैंने पूछा उनसे, उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या क्या हुआ, तो मैंने बताया। मेरी बेटी भी बोली कि उनसे बच्चों से पूछा सर ने कि बच्चा पापा ने कैसे कैसे मारा, तो मेरी बेटी ने बताया कि पापा ने यूं यूं करके मारा। तब उस बात मतलब आपको कुचल करके, जैसे कि आपको कोई अदरक को चाय में डालने के लिए ऐसा करा जाए, इस तरीके से आपको बेरहमी से मारा जी। और वो करने के बाद वो भाग गए वहां जी। जब मेरी बेटी ने इस बात को बोला तब उसने केस लिखना चालू कर दिया। जब बच्चे ने बोला जब ही उसने मेरा केस लिखा। मेरे बेटी ने बोला उसने केस लिखना चालू कर दिया। फिर मेरे फ़ोन किया उस पर, कह रही है पुलिस वाले ने फ़ोन किया मेरी सास के ऊपर। मेरे पति को किया तो कॉल नहीं उठाया। मेरी सास के ऊपर किया तो बोली क्या, सर ने पूछा कि तुम कौन, तुम कहाँ पे हो। बोला तुम कौन, तो बोला कि मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ, शालीमार बाग से। जी। तो बोला कि अच्छा क्या हुआ, तो बोला कि लड़की रीना नाम की बहू है तुम्हारी। बोला कि जी हाँ है। तो कह रही है उसने कंप्लेन किया है, सर फोड़ के गया है। तो कह रही नहीं मेरा बेटा तो 2 दिन से यहाँ पे है। तो कह रहा है कि झूठ बोलती है, अभी आऊँ मैं लड़की को लेके, गाड़ी लेके वहीं घसीट के लाऊंगा। तब कह रही है अच्छा सर मैं आ रही हूँ अपने बेटे को लेकर। जब वो अपने बेटे को लेकर यहाँ पे आई तब वो मेरे से पूछा, तब मेरे पति को 2 थप्पड़ खींच के लगाया। फिर मेरी सास कह रही है पैर पकड़ के पुलिस वाले का, सर माफ़ कर दो, अंदर मत करो, मैं इसका जिम्मेदारी ले रही हूँ और मैं खिलाऊंगी। मेरा बेटा चाहे कमाए चाहे ना कमाए, इस लड़की को मैं कमा के खिलाऊंगी, इसकी तो बच्चे को मैं खिलाऊंगी। अब आपको कमा के खिला रही हैं? तो मेरे जाने के बाद मेरे को चुप फुसला के तो ले गई यहाँ से, सारे गली वाले से बचा के तो अपने बेटे को ले गई। लेकिन 4 दिन के बाद मुझे अलग कर दिया गया। अलग करने के बाद मेरा पति भी गुस्से में मुझे रोटी पानी नहीं देता, चाय पानी नहीं देता, ना पैसे कमा के दे रहा। अब मैं करूँ तो करूँ क्या। 2 बच्चे लेके भटकती थी, इधर कोई भी इधर, तो कोई मेरा साथ नहीं देता। अब मैं बोलूँ तो किसको बोलूँ? हाँ, तो उनसे बोलते जो आपको कहते थे कि मियाँ बीबी की लड़ाई है, तो कहना भाई मियाँ बीबी की लड़ाई हो गई है और अब ऐसा है मेरा मियाँ तो चले गए भाई, मुझे मारे पीट के लड़ाई हो गई, तो मेरे बच्चों को खिलाओ। तो फिर मेरी सास वहाँ से भाग गई मथुरा मेरे को छोड़ के। अब मैं तो मथुरा में देखी भी नहीं किस जगह पे वो रहती है। मथुरा तो और किसी को पता कि यहाँ पे मथुरा है, निकल जगह तो पता नहीं कि वो कहाँ रहती है। अब मैं बच्चों को लेकर भूखी प्यासी रहने, मैंने सोची दोबारा थाने चली जाऊँ। इतने में 2 दिन बाद मेरे पापा गांव से आ गए। मैंने अपने पापा को बताया कि पापा ऐसी सी बात है। तो मेरे पापा कह रहे हाथ जोड़ रहा हूँ बेटा, मैं खुद फंस जाऊँगा, मैं तेरा सपोर्ट नहीं ले रहा। क्योंकि शादी तो माँ बाप ने करवाई थी। माँ बाप ने शादी करवाई, इस डर से पीछे हट गए कि बाल विवाह कराया हमने, हम फंस जाएंगे। तो वो मेरे साथ नहीं देते हैं, ना माँ दे रही है ना बाप दे रहा है। भाई तो वैसे भी कहता है मैं किसी के बीच में जाना नहीं चाहता। अब मैं जाऊँ तो किसको पकड़ूं? अब मुझे कह रही है दिल्ली में घर है, दिल्ली में भी नहीं है। अब मुझे दिलासा देती है बेटा गाँव में। अब मुझे गाँव भी नहीं ले जा रही है, 7-8 साल शादी को हो गए, अभी तक गाँव नहीं ले। अब बताओ मैं कहाँ पे हूँ, रोड पे हूँ या घर में हूँ? और आदमी भी टिकाऊ काम नहीं करता है, बेलदारी करता है जिसमें उसको रोज पीने को मिले। 200 पीता है, 300 देता है, 300 लाता है। मैंने ये चीज देखी है। जैसा कि आपको पता है लॉकडाउन चला था, अभी कर्फ्यू वगैरह लग गए थे, तो लोगों के घर में राशन नहीं थे। गवर्नमेंट ने राशन सबको मतलब पब्लिक किए कि आपके घर में राशन नहीं, तो उन्होंने हेल्प करी। लेकिन क्या आपने देखा ठेके के आगे सामने कितनी लंबी लाइन होती थी? जी। और देखो पूरा जाम कर रखा था पीने वालों ने, और उसमें सबसे ज्यादा जो गरीबी रेखा के लोग हैं, जो मतलब इतने गरीब है, जो रोज की दिहाड़ी करते थे, वो लाइनों में लगे रहते थे। तो उनके पास ऐसा पैसा कहाँ से आता है जो बीवी बच्चे घर में भूखे सो रहे हैं और आपके पास पीने के लिए है, और फिर आप गवर्नमेंट से कहते हो कि हमारे घर में राशन नहीं है? मतलब क्या सोच के? क्या गवर्नमेंट पागल है या आप ज़्यादा समझदार हो? जी। उसके बाद मेरा पति हर तरह से समझ गया।
अब मैं मांग मांग के खाने लग गई इस लॉकडाउन में। मेरे बच्चे भी भूखे इधर पड़े। मेरे एक चाची बोली कि बच्चा तेरा क्यों रोता है, तो मेरे बच्चे 2 दिन से कुछ नहीं खाए थे। तो बोला बच्चा कि तेरा क्यों रहता है, तो मैं बोली कि झूठ मूठ के बोली कि खाना तो खिला दिया है, बच्चा पता नहीं बुखार लग गया। सच्ची में उसे बुखार था और खाया भी नहीं था 2 दिन से। इस दौर से गुजरे हो कि आपके पास इतने पैसे नहीं थे कि आप अपने बच्चे का इलाज करवा सको। वो रात को बुखार में तड़पते तड़पते सोता और आप भी देखभाल के लिए पूरी रात जग के उनको देखते। तो उसके बाद मैं रोड पे गई तो कोई खाना चावल बांट रहा था, राशन कच्चा चावल बांट रहा था। 1 किलो चावल था, 2 किलो आटा और थोड़ा बहुत दाल था और मसाले तेल जो भी था, तो वो बांट रहे थे। और मेरे घर में भगवान की दुआ से, कसम से कह रही हूँ, कुछ भी नहीं था। निखिल भगवान की दुआ से पूरे जुग्गी में किसी को मिला या ना मिला, निखिल मेरे गली में सबसे पहले मुझे मिला, क्योंकि मेरे घर में बिल्कुल भी राशन ना पैसे था। जी, हमें भी आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में पता चला था, जैसा कि मैं आपके पास आई थी और फिर उसके बाद में आपकी सक्षम ने भी हेल्प करी जी। आपके घर आके हमने आपको भी दिया और आपके अड़ोस पड़ोस के सभी लोगों को हमने ये सब इशू किया जब हमें पता चला। क्योंकि देखो, जो चीज हमें पता चलेगी तो हम उसकी हेल्प करेंगे जी। ठीक है। उसके बाद फिर मेरे को वहाँ से मिला, मैं अपने बच्चे को 2 दिन 3 दिन खिलाई। वो भी सब्जी तो पैसे थे नहीं जो सब्जी ला के खाती। मैं उसी चावल को मार चावल, चटनी चावल, कभी कुछ बना के चावल खाती थी। गुजारा जैसे तैसे आपको दिन निकालने थे। लॉकडाउन एक ऐसा ग्रैंड लग गया था गरीबों के लिए कि कई लोग तो इस लॉकडाउन में भूखमरी के कारण मर गए जी। तो मेरे बच्चे फिर इधर पड़े बुखार से। मेरे पास 1 रुपये नहीं कि मैं इलाज करवा लूँ। खाना तक पेट में कहीं से ला के दे देती थी, निकल इलाज कहाँ से कराऊँ। फिर एक डॉक्टर के पास मैं गई 11:30 बजे रात को, खुला हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा कि अंकल, तो बोले क्या हुआ। मैंने कहा अंकल मेरे हाथ में 1 रुपया नहीं है और मेरे बच्चे का इलाज करवा दो। तो कह रही है, पहले तो बोला कि पैसे दे देगी ना, तो मैंने बोला कि सर मैं पैसे दे दूंगी, ईमानदारी से कह रही हूँ मैं पैसे दे दूंगी, बस आप मेरे बच्चे का दवाई दे दो। जी बिल्कुल सही बात है। एक माँ की ममता ऐसी होती कि भीख मांग करके भी अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर देती है। हाँ, तो मैंने पहले बोला कि किसी के साथ लेके आओ, कोई तुम्हारा गवाह ले रहा है तो मैं दवाई दूंगा। मैंने कहा सर 100-150 के लिए तुम गवाह मांग रहे हो और किसी की जिंदगी चली जाएगी। तुम्हें देना है तो दो, नहीं देना है तो मैं दुनिया से भीख मांग लूंगी, या फिर भगवान के हाथ में बचाना होगा ना तो कहीं से बच जाएगा। जी, फिर मैंने डॉक्टर को ऐसी जवाब दी ना, डॉक्टर मेरे को देखता ही रह गया बहुत देर तक। उसके बाद फिर मैंने बोला, डॉक्टर ने मेरे को बोला कि जा पहले अपना बच्चा लेके आ। फिर मैं अपना बच्चा लेके आई। फिर मैंने बोला कि रात ज़्यादा हो रही थी तो मैंने संगीता को भी साथ ले लिया, मेरी जो फ्रेंड थी चाची की लड़की। मैंने बोला तू मेरे साथ चल, ज़्यादा रात हो गया, अकेला मेरे को डर लगता है। फिर मैंने उसको साथ ले गई, उसके साथ गई। फिर मैंने डॉक्टर से दवाई ली। संगीता आपके पड़ोस की है कोई, मतलब मेरे गाँव की रहने वाली है और यहाँ भी पास में ही रहती है, मेरे घर के 2 घर छोड़ के। आपकी जो फैमिली है उनमें से आपके साथ कोई नहीं था, कहने को आपके सास भी है, ससुर भी है, आपकी नंद भी है जी। ठीक है जी। तो कोई नहीं मेरे सपोर्ट दिया ना, कोई गली वाले पैसे के डर से मेरे साथ दिया, कोई बात नहीं। मैंने संगीता को बोला, संगीता मेरे साथ दौड़ती गई, चाहे खाली हाथ गई, निकल गई तो बेचारी मेरे साथ गई। मैं दवाई ली, मेरे 150 का दवाई बनाया उसने 2 दिन में। 2 दिन मेरे बच्चे का दवाई दिया, मेरा बच्चा ठीक ठाक। धन्यवाद उस डॉक्टर का जो मेरे बच्चे का निकल कम से कम इलाज तो किया, कुछ भी बोल के इलाज तो दिया, दवाई तो दिया। उसके बाद मैंने अपने बच्चे का इलाज करवाया। कुछ दिन बाद मेरी लड़की की तबीयत खराब हो गई, मेरी तबीयत खराब। अब मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं। अब मैं बताऊं मैं अपने बच्चे को किसको देखूं, खुद को देखूं, बच्चे को देखूं। उसके बाद मुझे 3-4 जगह से राशन मिले। मुझे कम से कम मेरे पास हो गए 3-4 किलो दाल। मैंने 3-4 किलो दाल को मैंने 200 रुपये में बेच दिया। 5-6 किलो दाल था। मतलब अगर दाल दे दिया है, चावल दे दिया है, तो उसमें हल्दी मिर्ची नमक ऐसी चीजें लगती हैं जो रोज के बच्चे छोटे तो दूध भी मांगते हैं, क्योंकि आपका एक बच्चा तो दूध पीता है। और अब मुझे लगता है कि पता नहीं आपने इस कठिन परिस्थिति में कैसे निकाला। और ऐसी आप जैसी ही कई महिलाएं हैं जो कि इस विषम परिस्थिति में निकली हैं, उभरी हैं। पता नहीं कैसे भगवान ने उनका साथ दिया है, किसका खुदा का उनके सर पे हाथ था, जो उन्होंने अपने बच्चों को भी पाला और खुद भी बच के निकली है। वरना जो दौर आया था ना, गरीबी एक ऐसी चीज है जो बिना लड़ाई के आपके सारे रिश्ते खत्म कर देती है। एक गरीबी ऐसी धारदार तलवार है जिसके लिए आपको किसी भी लड़ाई की जरूरत नहीं पड़ती है। वो आपके पास अगर आ गई ना तो आपसे सब अपने आप दूर हो जाते हैं।
आपको सोचने का भी टाइम नहीं मिलता कि मेरी ऐसी क्या गलती थी जो मेरे से लोग दूर जा रहे हैं। आपकी गलती यही है कि आप गरीब हो गए हो, बस गरीबी। उसके बाद मुझे कम से कम भगवान मेरे पे ऐसा मतलब भगवान ने मेरे पे ऐसा आशीर्वाद दिया, मुझे कम से कम 8-10 जगह से मुझे राशन मिले और मैंने उसको बेच के अपने बच्चे का इलाज भी करवा और खुद भी खाई, अपने बच्चों का भी पेट बढ़ा। उसके लिए हम गवर्नमेंट को शुक्रिया अदा कर सकते हैं, चाहे कुछ ही लोग, लेकिन उससे भी उनको फायदा हुआ है जो कि वो खाने के लिए 2 वक्त को उनको मिल गया। वरना ये ऐसे हालात थे जो कि किसी से अगर आप मांगते ना उस समय भीख, आपको पता है लॉकडाउन में बाहर जाना आना सब बंद हो गया। जो फुटपाथ पर बैठे रहते थे, जो गरीब लोग थे, जो लोगों के कपड़े छीन के खींच के कि हमें दे दो कुछ खाने को, उनके क्या हालात रहे होंगे। जी उसके बाद फिर मेरे को कहीं से मिले, मैं अपने बच्चे का भी पेट भरी, अपना भी भरी, अपने बच्चे को भी, और घर में कुछ राशन भी बच गया मेरे। उसके बाद मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं। फिर मेरी सास का मतलब जिस पे मैंने केस कर रखा था उसका कॉल आया, मुझे वो पूछ रही हैं, सर पूछा पुलिस वाले ने कि इस केस को आगे बढ़ाओगी या बंद करोगी। मैंने बोला सर मैं आगे बढ़ाऊंगी। जी बिल्कुल, आपका हक है ये। और मैं उन सभी महिलाओं को बोलूँगी जो डर कर सहम कर अपने घर में रह जाती है, अपने पति के अत्याचार सहती है, उनकी हिंसा को उनका प्यार मानती है। ये बहुत, मैं एक बात बताऊँ, कुछ महिलाएं जो है वो मानसिक स्थिति से ऐसी हो जाती है कि उनका पति यदि उनको मार रहे हैं, गाली दे रहे, तो उनका प्यार जताने का नज़रिया ही ऐसा है, उनके प्यार करने का तरीका ही ऐसा है। तो आप भी ऐसा तरीका बना के देखो ना, मेरी बात मानो, बहुत प्यार करते हैं, मैं मानती हूँ इस बात को, क्योंकि आपके पति हैं, आपसे ज़्यादा तो कोई जानता ही नहीं होगा ना। तो आप भी ऐसा प्यार करके देखो ना, एक बार रिजल्ट अपने आप आपके सामने आएगा। जी वो प्यार ऐसा हो जाएगा कि ब्रेकअप होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। जी उसके बाद उसने मेरा बोला ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा भी आपको, देखो जिस स्थिति से आप निकले हो ना, एक बाल विवाह एक ऐसा मतलब अभिशाप मानती हूँ मैं इसको, जो कि आपके अगर जीवन में इसका ग्रहण लग गया ना, तो इसका सवेरा तो शायद ही जिंदगी में कभी होगा, और शायद आपको इस बात का अभी तक पछतावा और जिंदगी भर रहे कि आपकी शादी बाल उम्र में कर दी, और शायद आप इसके लिए उन गुनहगारों को माफ भी ना करो जिन्होंने आपको इस दौर पर लाके खड़ा किया है। मैं उस हर औरतों से निवेदन करती हूँ कि अपने छोटी सी उम्र की बच्ची को कभी शादी ना करे और अपने बच्चे का ध्यान रखे। अगर बच्चा एक ही काम कर रहा है तो कम से कम कर तो रहा है, खुश तो है। लेकिन लड़की से भी ये निवेदन है कि अपने गलत रास्ते पे ना चले, अपने माँ बाप का सपोर्ट दे, अपने माँ बाप का ख्याल रखे, अपने माँ बाप का भी ध्यान दें। आपने ये बात बिल्कुल सही कही है। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि मजदूरी करते हैं, जैसे भी दिन दिहाड़ी लगाते हैं, रात चौगनी करके कमाते हैं कि हमारा बच्चा आने वाला वो शिक्षा ग्रहण करे और आगे चल के हमारा नाम रोशन करे। लेकिन इन सब का कई बच्चे गलत फ़ायदा उठाते हैं, जैसा कि वो शादी जो कि इनकी बाल उम्र में होगी, तो इनसे जानो कि क्या होती है शादी का अभिशाप छोटी उम्र में। तो वो बच्चे क्या है, गलत लाइन में चले जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। वो आगे चल के इस चीज़ के लिए पछताते भी हैं, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके साथ उनके माँ बाप की मान मर्यादा होती है। और मैं पेरेंट्स को भी इस बात के लिए कहूँगी कि आप अपने बच्चों के साथ ऐसे फ्रेंड बन जाएं कि वो अपने दोस्त से बाद में जाके बताएं, सबसे पहले आपको आके बताएं कि हाँ हमारा इसके साथ ये बात है और इसके साथ हम ऐसे हैं, इसके, ताकि आपके पेरेंट्स को सब चीज़ पता हो और आपके बच्चे की आपको सारी बात पता होगी, तो आपका बच्चा कभी भी गलत रास्ते में जाएगा ही नहीं। ये एक भरोसा होता है जो कि माता पिता और बच्चों के बीच में बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चे के साथ फ्रेंडली रहोगे ना, अगर बच्चे के सोच में भी वो गलत सोच आ रही है, तो आपकी अच्छाई उस सोच को ख़त्म कर सकती है। जी एक बेटी के लिए ये भी निवेदन है, अपनी बेटी अपनी सोच के लिए ये ऐसा सोच के ध्यान चले कि माँ के लिए और बाप के लिए एक इज्जत ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। जी अपनी गलत फायदा माँ बाप कमा रहा, कितनी बेटी ऐसी होती है कि पैसे उड़ाती है। निखिल हम लोग ऐसे नहीं है। निखिल अपने आप ऐसे हो ही नहीं सकते हो जो अपने माँ बापों का घर चलाने के लिए कोठियों में काम करके, अपने स्कूल में फटे हुए जूते पहन करके जाके स्कूल में टीचर की पनिशमेंट ले रही हैं, कूड़ा उठा के कि आपके पास जूते फटे हुए थे, इस कारण से आपके साथ ऐसा सलूक स्कूल वालों ने किया। उन्होंने ये जाना नहीं कि आपके घर का बैकग्राउंड। हर बच्चा मेरी मजाक उड़ाता था। क्योंकि मैं रोजाना
फटे हुए जूते पहन के स्कूल जाती थी और हर बच्चा मेरी मजाक उड़ाया। मैं अपनी मम्मी को आके बताया, मेरी मम्मी मैं काम भी करके देती, मेरी माँ कहती थी नहीं है पैसे, नहीं है पैसे। मैं कहती थी मैं नहीं जाऊँगी काम पे, नहीं देगी तो नहीं जाऊँगी। तो माँ क्या करती थी, ताला मार के काम पे चली जाती। अब तुम ताला मारे तो मुझे कोई घर में सपोर्ट तो नहीं देगा, रोज़ रोज़ कोई घर में तो बैठने नहीं देगा। मैं बाहर हांडने लग गई, मेरी माँ ने शादी ब्याह कर दिया। उसके बाद शादी के बाद कुछ दिनों बाद मेरी सास कह रही है इसको तो बच्चा ही नहीं होगा, 12 साल में क्या मेरे बच्चे होंगे। 12 साल की उम्र बच्चे की, आपकी सास एक जवान बच्चे की माँ होने के बावजूद भी उन्होंने भी अपने जीवन में संघर्ष देखे होंगे। मैं इस बात को नहीं कहूँगी कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसे दिन नहीं देखे हैं, लेकिन जब आप अपने घर में किसी बच्चे को लेकर आए हो तो फिर शादी के बाद बच्चा, मतलब वो क्या चाहते हैं आपसे, आपके बच्चे जैसे शरीर में से उनको एक बच्चा चाहिए, वो बच्चा किस काम का जो कि आप कोई तोड़ दे। जी, उसके बाद उसको कह रही है मेरे को बच्चा चाहिए। फिर मैं लड़ाई करने लग गई। मेरी माँ कह रही है उसी घर में रहो, दुख सुख झेलो, कोई बात नहीं बेटा, ऐसी बोलती हैं सास ससुर। उसके बाद मेरा पति अपनी माँ की बात सुनकर टॉर्चर करने लग गया। फिर मैं अपनी माँ को बताई, मेरी माँ बोली कोई बात नहीं, जैसा भी है झेल के रहो, दुख सुख तो भाई होता है। मैंने कहा इतना भी भाई नहीं होता है कि कोई मेरा फ़ायदा ही उठा ले। जी तो मैंने अपनी माँ को ऐसा बताया तो कह रही है कि बहुत चोट चलता है इसलिए तू बस नहीं पा रही। माँ खुद बोल रही है बस नहीं पा रही तो अगला तो बोलेगा ही। फिर मैं अपनी माँ से लड़ाई कर ली। मैंने कहा तेरा ऐसा बोलने का हक बिल्कुल नहीं है, बल्कि तुझे मेरा साथ देना चाहिए। तूने शादी करा, तू बोलेगी ना अभी, क्योंकि अभी बच्चा कहाँ से ला के देगी, अभी इसका उम्र ही क्या है। एक तो छोटी उम्र में मैंने शादी कर दी। फिर मेरे बच्चे, कुछ दिन के बाद मेरे बच्चे। मैं आगे की जो सवाल है जो इनसे जानना चाहते हैं आप, वो हमारे साथ हमारे डायरेक्टर मिस्टर संतलाल जी आके आपसे करेंगे और वो आपको इनकी कहानी के बारे में और अच्छी बात बताएंगे कि उन्होंने अपने संघर्ष कैसे कैसे किए। जी थैंक यू। प्लीज सर। रीना। थैंक यू रीना। आपने जो लगातार हम आपकी कहानी सुन ही रहे थे और काफ़ी संघर्ष जो आपके जीवन का रहा है वो हम देखते आ रहे हैं और मुझसे भी नहीं रहा गया सुन के कि मैं चल के बात करता हूँ। जी। तो जो अभी जो आप कहानी लगातार अपनी स्टोरी बता रहे थे, एक्चुअली ये कहानी नहीं सच्ची घटना है। जी। और ये जो सच्ची घटना है इसको आप अपने जीवन के लिए जो आपने लड़कियों के लिए खासकर संदेश दिया है, जो लड़कियां जिनकी शादी बचपन में कर दी जाती है, जो खासकर बाल विवाह का शिकार हो जाती हैं, और उस अभिशाप को आपने झेला भी है और उस अभिशाप को अभी तक आप झेल ही रही हैं। जी। तो आगे जो अभी आप जहाँ से आपने अभी छोड़ा था वहाँ से आगे थोड़ा सा और बताइए कि आपने किस किस प्रकार से इस परेशानी से उबरने का कैसे प्रयास किया। जैसे मेरी शादी हुई, कुछ दिनों बाद मेरा बोला अपना घर है, उसके बाद मुझे घर से निकाला गया। निकालने के बाद बोली मेरी सास को, मैंने अपनी सास को अकेला लड़ाई करने के लिए मैंने कोशिश किया। जब मैं अपनी जुबान चलाती तो मेरा पति मारता। मेरी ननद बोलती मेरी माँ मतलब लड़ाई करने वाली लड़की आ गई मेरे घर में, मेरे घर को बसने नहीं देगी, मेरे भाई को ऐसे कर देगी। मैंने आँख बंद करके शादी किया। मेरा घर वाला नशेड़ी भी है, फिर भी मैं अपने आदमी के साथ ज़िंदगी बिता रही हूँ। मैंने ये नहीं सोचती किसी का तो बेटा है, घर बसेगा तो मेरा ही बसेगा, उजड़ेगा तो मेरा ही उजड़ेगा। मैं ज़िंदगी संभाल के अपना चल रही हूँ। फिर भी मेरा आदमी अपनी माँ के सपोर्ट पर चलने लग गया। फिर मैं अपने पति से और अपनी सास से लड़ाई करने लगी। तो वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि गंदी लड़की है, अपने पति को नहीं समझती, अपनी सास को नहीं समझती। मैंने कहा मेरे ज़िंदगी के बारे में आप लोग नहीं जानते तो आप बीच में ना ही बोले। तो बोली क्या बात है। मैंने बोला कि मुझे तो पहले बोली ये 3 मंजिला घर मेरा है। उसके बाद कह रही है कि मकान वाले घर से बाहर निकलो। उसके बाद फिर देखो चलो ठीक है किराए पे रख रही है। उसके बाद किराए पे क्या होता है कि आदमी कमाएगा तो मेरे को 2 रोटी मिलेगी, आदमी अगर नहीं दिया तो मुझे कहेगी अपने बच्चे बीवी बच्चे ले और घर से बाहर निकल। अब मान लो ठीक है मेरे को तो जानना पहचान, मेरे आदमी ने मेरी माँ ने मेरे इस आदमी से मुझे शादी कर दिया। ना उसके गांव का पता, ना उसके समाज का पता, ना अता पता किसी का भी नहीं है, सिर्फ फैमिली को जानती हूँ। अगर ये आदमी मुझे कहीं दूर लेके जा रहा है, कमा के खिला रहा है चाहे ना खिला रहा है, अगर ये रास्ते में मुझे भूला भटका कहीं छोड़ दिया, मैं 2 बच्चा लेके कहाँ रोड पे जाऊँगी। किसी ने सोचा है? माँ बाप ने भी नहीं सोचा कि अगर जब इसका परिवार ही नहीं है और इसको इस आदमी के साथ जाने दे रही हूँ तो कहीं जाएगा तो ये क्या करेगा इस लड़की के साथ। सोचा किसी ने?
कोई नहीं सोचा है। निकल मैं जानती हूँ, मुझे लगता है कभी डर भी लगता है कि इस आदमी के साथ जा रही हूँ, इसके समाज का गांव का आता पता नहीं है, कहीं मुझे रोड पे छोड़ दे। इसके चक्कर में मैं अपने पति के साथ कहीं नहीं जाती, अपने मायके में रहती हूँ। 4 लाख रूम में रहूँ, निकल मायके में रहती हूँ। लोग कहते ताना मारते हैं ससुराल नहीं जाती है, मायके में पड़ी रहती है। तो मैं कहती हूँ मायके में ससुराल में तू खिलाती है, मायके में तू खिलाती है? तो वो पूछते हैं मेरे से कोई नहीं खिलाएगा। खिलाएगा कौन? किसी को तू कमा के दे रही है? मैं बोलती हूँ जब मैं कमा के नहीं दे रही हूँ तो तुम मेरे बीच में बोलो भी मत। मैं अपना घर खुद जानती हूँ, मुझे किस तरह चलाना है अपना घर, किस तरह झेलना है मुझे, मैं खुद समझती हूँ। मुझे कोई समझाने वाली मत आओ। कहती है जब तू खुद ही तेज है तो दूसरे तुझे कौन समझाएगा? मैंने कहा मेरे बीच में कोई ना ही बोले। माँ बाप ने किया है, माँ ने मेरी शादी किया है ना, तो मैं माँ से लड़ाई कर रही, दूसरा क्यों बोलेगा मेरे बीच में? माँ को बोलना चाहिए। जब तेरे दिल्ली में बोला तो दिल्ली में नहीं है, गाँव में दिलासा दे रहा है तो दिलासा जब दे रहा है तो गाँव लेके जा, इसको गाँव दिखा। छोटा सा ज़मीन होगा ना, मेरे को तो कुछ नहीं, जैसे गांव में बांस उसके लकड़ियों से बना के घर में लोग ज़िंदगी बिताते ना, ऐसे ही बिता लूँगी। मेरे 2 बच्चे हैं, ठहरने का जगह तो पता चल जाएगा, रहने का बास हो तो हो जाएगा मुझे। निकल मेरा आदमी नहीं समझता है, अपनी माँ की बात पे बेटा चलता है और बेटा के बात पे माँ चलती है। निकल ये दोनों मुझे अभी तक कहीं सहारा नहीं दे। अभी आप वर्तमान में कैसे अपना और अपने बच्चे का कैसे पालन कर रही हैं, वो थोड़ा सा बताइए। अब पहले से लॉकडाउन में जैसे देखा, मैं मांग मांग के खाती थी। पूरे गली वाले बोलते थे कि लड़की कहीं से भी मांग के ले आती। तो भगवान मेरे पे मेहरबान था, इसलिए मेरे घर में एक दाना नहीं था, तो भगवान मेहरबान हुआ और मुझे मेरे घर में हर जगह से मुझे राशन मिला। मैं अपने बच्चे को खिला पिला तो पाती थी, लेकिन दवाई के लिए पैसे नहीं था। मेरे बच्चे उधर पड़े। मेरा आदमी कहीं काम पे गया हुआ था मंडी में कुछ दिन के लिए, 1-1.5 महीने के लिए। तो लॉकडाउन की वजह से मेरा पति जल्दी आ गया तो मेरे बच्चे बीमार, मैं बीमार, मेरा बेटा बीमार। वो कभी कमाने को अपने मन से कहीं नहीं जाता था। निकल उसने पता नहीं अचानक क्या देखा, बच्चे बीमार पड़े हैं, बीवी बीमार है, घर में खाने को है तो निकल गैस ख़त्म है, तो वो कैसे ज़िंदगी, वो देखते ही मतलब वो उसके आँख में पता नहीं आंसू आ गया कि बोला इतने दिन से मैं अकल नहीं लगा रहा था कमाने को, आज मेरे पास पैसे होता तो मेरी बीवी कम से कम खा पी के तो रहती, घर में गैस तो भरा के रखती। तो घर में कुछ नहीं था, बच्चे बीमार अलग पड़े, पैसे नहीं था, तो वो अपने आप से बेलदारी में चाहे दिहाड़ी में काम करने लगा। तो चलो कोई बात नहीं, 100-200 रोज पीता तो रोज ही है, 100-200 रोज पीता, जो भी बचता था सारे मेरे देता। निकल पहले नहीं देता था, कितना भी लड़ लूँ भूखी मर जाऊँ, निकल नहीं देता था। निकल अब वो देने लग गया। हाँ, कहते हैं हालात जो है वो, परिस्थितियां जो है वो कहीं ना कहीं जीना सिखाती हैं। जी। तो दोस्तों एक ये संदेश जो है, जो लॉकडाउन की जो कहानी आपने सुनी है, तो सबसे बड़ी कहानी कि इनके साथ में एक कहानी नहीं, बहुत सारी कहानियां एक साथ हैं। पहली कहानी यह है कि बचपन में बाल विवाह, और बाल विवाह यानी कि 14-15 साल की उम्र में शादी कर देना। और मुझे लगता है उन माँ बाप को बहुत सोचना पड़ेगा कि कभी भी अपने बच्चे के साथ में ऐसा ना करें। दूसरा, अगर शादी करते हैं तो कम से कम उसका पता तो कर लें, वो कहाँ का रहने वाला है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, पढ़ाई कैसे कर रहा है। और उसका ना तो गांव में उसका घर देखा गया, ना कुछ, अपने किराए के मकान को ही अपना मकान बता करके शादी कर लिया गया। और लड़के के पूरे फैमिली मतलब छोड़ के और किसी को भी नहीं जाती हूँ, जाति पाति किसी को भी नहीं जानती कि वो कौन है, तो कहाँ का रहने वाला, उसका चाची कौन है, उसकी मामा कौन है, उसके नानी दादी कौन है, मैं उसको किसी को भी नहीं देखी अभी तक। सिर्फ माँ बाप बहन भाई सब इतने को ही जानती हूँ। तो ये बहुत दुखद घटना है। दूसरा, जो लॉकडाउन का हम बात कर रहे थे कि लॉकडाउन में हम सैल्यूट करते हैं उन सभी दानदाताओं को जिन लोगों ने बस्तियों में जा करके और लोगों को हेल्प किया है। तो बस्तियों में जाने के लिए हम लोगों की टीम भी लगातार जा रही थी और हर गरीब के लिए मदद कर रही थी। खासकर हम लोगों ने ऐसे ही लोगों को चुना था और लगभग 3 से 4 हज़ार लोगों तक हम लोगों ने मदद की थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो पर्याप्त नहीं थी। और जो कई जगह से 1-2 और भी कुछ लोगों की जब इस तरह की सहायता मिली, अगर वो ना मिलती तो शायद ये अपने बच्चे की भी दवा ना करवा पाती, खुद की दवा ना करवा पाती और खाने के लिए भी और बुरी तरह मोहताज हो जाती। तो मुझे लगता है कि जितने भी जिस तरह के ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए आप सब सामने आएँ, और जैसे जैसे आप सामने आएंगे तो ऐसे लोगों की आवाज़ भी बुलंद करेंगे, ऐसे लोगों की मदद भी करेंगे और ऐसे लोगों को सही रास्ता भी दिखाएंगे और न्याय की जो दहलीज तक इनको ले जाना है तो वहाँ तक भी ले जाने का प्रयास करेंगे। हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि सक्षम सिर्फ प्रोग्राम नहीं करता,
ये बात बिल्कुल आप बिल्कुल दिमाग में रखिएगा कि अगर आपको ऐसा दिमाग में लगे कि सक्षम सिर्फ लाइव प्रोग्राम कर रहा, लाइव प्रोग्राम करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद समस्याओं को सुलझाना भी है। हमारे पास ऐसे कोई भी केस आते हैं, हम उन केसों की लास्ट तक पैरवी करते हैं, उनकी एडवोकेसी करते हैं, सरकार के साथ में बात करते हैं, उसको हर संभव आप जैसे लोगों से मिल करके, जितने भी दर्शक हैं, जो लोग यहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, आप जैसे लोगों से मिल करके ऐसे लोगों की मदद भी करते हैं। और तो कैसे मदद करना है, किस तरह मदद करना है, किस तरह इनके जीवन को उबारना है, और सबसे बड़ी बात, इनके जीवन को उबारने के साथ इनके जो छोटे बच्चे हैं उनको किस तरह एक उनके जीवन को पटरी पे लाना है, और उनके जो अधिकार हैं, उनके जो एजुकेशन और जो उनके हेल्थ का जो प्रोसेस है उसको कैसे और मजबूत करेंगे, ये हमारा प्रोसेस और मजबूती के साथ होना चाहिए। हम लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमें आप जैसे लोगों का सहयोग भी चाहिए कि आप जैसे लोग खुल करके हमारे साथ आएँ, और ऐसे और भी जो बस्ती में ऐसे लोग हैं, जहाँ भी ऐसे लोग मिलेंगे, जहाँ भी ऐसी बेटियाँ मिलेंगी, जहाँ भी ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनको मदद की ज़रूरत है, चाहे वो हेल्थ से संबंधित हो, चाहे वो एजुकेशन से संबंधित हो, चाहे वो उनके प्रोटेक्शन सुरक्षा से संबंधित हो, हम सरकारी और गैर सरकारी दोनों ढंग से उनकी मदद करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सब हमारे साथ में आए। जी। और जैसे कि मैंने बताया था कि मेरा पति जैसे रात को मार के भाग गया था, और मेरा साथ कोई नहीं दे रहा था, ना गली वाला सपोर्ट दे रहा, एक बंदे ने दिया था, जो भी था, जो मेरी चाची लगती बस उसने दिया था। जैसे उसने मेरे को केस कर रखा था, तो उसका कंफर्म मुझे दोबारा आ रहा है। फ़ोन करके पूछा उसने मुझसे कि केस बढ़ाना चाहते हो बेटा या बंद करना। मैंने कहा मैम मुझे बढ़ाना है। एसएचओ मैडम थी, उन्होंने पूछा कि बढ़ाना चाहते हो कि बंद करना है। मैंने बोला बढ़ाना है। कहते फिर मैंने उसने मेरे से बात किया, उसने पूछा कि क्या बात है जो बढ़ाओगे। मैंने इनसे बोला कि मेरे को अभी तक इसने घर का सपोर्ट तो नहीं दिया, रोटी पानी तो ढंग से दे रहा है, कहीं पे रख भी रहा है किराए पे, निकलिए मेरे को सही से सपोर्ट नहीं दे रहा। अभी तक मेरे को ये नहीं कह रहा कि चल माँ नहीं जा रही है गांव। 30 साल से वो लोग गांव नहीं गए हैं। अब मुझे नहीं लगता कि उसके गांव में कुछ है भी या नहीं भी। मेरे माँ बाप का तो अपना घर द्वार है, मेरे माँ बाप तो अपना आराम से रह रहे हैं। मेरी माँ इसलिए साथ नहीं दे रही है। अब पापा तो मेरे शादी में थे नहीं, तो पापा बोले मुझे बीच में मत लाओ। माँ मेरी इसलिए साथ नहीं दे रही है, माँ कहती है कि मैंने शादी किया कहीं मैं फंस ना जाऊँ, तो इसलिए मेरी माँ साथ नहीं दे रही है। अब मेरा बाप है, मुझे कहता है कि मैं बीच में जाऊंगा नहीं। अब बताओ, माँ बाप ही जब सपोर्ट नहीं दे रहा है तो मैं किसके सहारे जीऊँगी। गली वाला कोई साथ नहीं दे रहा, मैं अकेले कितना कोशिश करती हूँ, फिर भी मैं अकेला लड़ के यहाँ तक पहुँची हूँ। मुझे कोई पहुँचाने वाला नहीं है, और मैं अपने बच्चे को भी 2 अहंकार से पाल रही हूँ, मुझे कोई साथ नहीं है। मीना जी, हम आपके साहस को और आपके जज्बे को सलाम करते हैं, और हमें ऐसी बेटियों पे गर्व है जो इतनी कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को पाल रही हैं, इतनी कठिन परिस्थितियों पे लड़ रही हैं, और अन्य बेटियों के लिए एक मिसाल हैं। जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जो लोग जीवन से घबरा जाते हैं, जो लोग हताश हो जाते हैं, जो लोग जीवन छोड़ देते हैं, बच्चों को छोड़ के भाग जाते हैं, मुझे लगता है ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी मिसाल हैं आप, और आपके जीवन को और आपको खुद आपके संघर्ष को हम सलाम करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि अन्य में लोग जो हैं, जो आपकी जो कहानी है, ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत बनेगी। एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है, और इस तरह की जो सच्ची घटनाएं हैं वो लोगों के लिए, अन्य बेटियों के लिए, अन्य परिवारों के लिए, जो बाल विवाह करना चाहते हैं उनके लिए, जिन्होंने किया है उनके लिए, सबके लिए एक प्रेरणा है। तो ऐसी जो किस्से हैं, ऐसे जो सच्ची कहानियां हैं, हम ऐसी कहानियों को हमेशा एक अच्छा मंच देते हैं, लोगों तक लेके आ जाते हैं, और साथ ही ऐसा कहते हैं कि किसी भी बेटी पे, किसी भी महिला पे या जी किसी प्रकार का अगर इस तरह का अत्याचार होता है, तो आप 100 नंबर के साथ साथ जो है 181 में भी कॉल करें। जो आपका महिला हेल्पलाइन नंबर है उसमें भी कॉल करें, और जैसे ही आप कॉल करेंगे, अगर नहीं होगा, कॉल करने के बाद आप तुरंत जो है जैसे ही 181 में कॉल करेंगे, इसके बाद पूछ लीजिए कि मैडम आपने जो हमने कॉल किया इसका डीडी नंबर बता दीजिए, और तुरंत आप जो है डीडी नंबर को भी नोट कीजिए। और अगर आप डीडी नंबर नोट करते हैं तो बहुत आगे काम आएगा। तो इस आधार पे आप जो है कभी भी हो वुमेन हेल्पलाइन पे बात करें। आप जगह जगह जो महिला पंचायत हैं, वहाँ पंचायतों में भी जा कर के अपनी बात को रखें, और अगर वहाँ से नहीं न्याय मिलता तो फिर बाकी तो न्याय की अगली प्रक्रिया है, कोर्ट की प्रक्रिया ही है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए लगातार संघर्ष करें। तो लड़ना है,
हमें घबराना नहीं है, हमें भागना नहीं है, हमें जीवन छोड़ना नहीं है, हमें जीना है और अपने जीवन के लिए लड़ना भी है और उनको सबक भी सिखाना है जो लगातार हम लोगों के साथ में यानी बेटियों के साथ में जुर्म करते आ रहे हैं। और उस माँ बाप से मुझे निवेदन भी है कि जल्दबाजी में किसी से शादी ना करें, कम से कम 6 महीने 2 महीने 3 महीने का ये प्रार्थना करें उनसे और पहले पूरे अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले, उसके बाद अपनी बेटी की शादी करें। ऐसे शादी और वो ऐसे भी शादी पहले उन्हीं से पूछ से मत करिए, पहले लोगों से भी अड़ोस पड़ोस से भी पूछे, दूर थोड़ा हट के भी पूछे कि ये घर किसका है, ये मकान किसका है, ये दुकान किसका है, उसके बाद अपनी बेटी के बारे में राय ले। इतनी जल्दी शादी करने के बाद तुम तो मर जाओगे कल को, निकल तुम्हारी जो ज़िंदगी भर का दुख है ना अपनी बेटियों को झेलते रहोगे, बेटी झेलती रहेगी और साथ देने वाला कोई नहीं। पैसा है तो बाबू है, पैसा नहीं है तो कोई नहीं। सब आजकल इतना ही दुनिया चलता है और किसी चीज़ के लिए नहीं चलता है। तो अपने बेटियों को संभालने के लिए कम से कम सबसे कुछ से प्रयोग ले और किसी के बात पे ना चले, पहले खुद को देखे घर द्वार कैसा है, संसार कैसा है, उनके रहने वाला घर का आदमी कैसा है, औरत कैसी है, बाल बच्चे उनके कैसे, उसके बाद अपने ज़िंदगी का राय ले। ऐसे राय लेने से बेकार है। जिसकी बेटी दुखी ना, शादी किस लिए करते हो, बेटी कम से कम सुख में जाए। हमने जो दुख झेला हमारी बेटी ना झेले, निकला वो बेटी जब दुख झेल रही है उससे डबल, तो तुम्हारे घर रहने का फ़ायदा क्या है ज़िंदगी में, तुमने शादी करने का मतलब क्या है। उसके बाद तुम शादी भी कर रहे हो, दहेज दे रहे हो, तो वो दहेज पे कौन सा तुम्हारी बेटी सुख कर रही है। कल को पियक्कड़ मिला बेच के खा गया, तुम्हारी बेटी को क्या मिला, तुम्हारे बच्चे उसके बच्चों को क्या मिला। ये सोच के देखो, अपने बच्चे के लिए ज़िंदगी बनाने के लिए कम से कम 2 पैसे अपनी बेटी को ऐसा घर में करो, कम से कम वो आदमी 2 पैसे बचा के रखे। ऐसा ज़िंदगी नहीं कि अगर तुम नशेड़ी के साथ कर रहे हो चाहे गरीब के साथ कर रहे हो, कम से कम 2 वक्त की रोटी खिला के ज़िंदगी नहीं बिताती, 2 बच्चे की ज़िंदगी संभालने से ज़िंदगी बदलती है, ऐसे ज़िंदगी नहीं बदलती। धन्यवाद। बिल्कुल। तो जैसा कि अभी मीना जी ने संघर्ष किया है और बचपन से जब से जन्म लिया है तब से लेकर के समस्याओं का सामना करती आ रही हैं और आज भी उस तरह की समस्याएं और रोंगटे खड़े कर देने वाली ये घटना है, किसी भी तरह से किसी व्यक्ति को भी चौंका देने वाली घटना है, एक किसी भी व्यक्ति को संवेदनशील करने वाली घटनाएं हैं। तो मुझे लगता है इस तरह की घटनाओं से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, हर बेटी को सुरक्षित रखने का संकल्प लेना चाहिए। हमारा सिर्फ, मैं फिर आपसे बता दे रहा हूँ कि ये सिर्फ चैनल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक लाइव प्रोग्राम नहीं है, बल्कि हर बच्चे की मदद के लिए अगर आपको किसी भी तरह की अगर सुझाव की ज़रूरत है, महिलाओं या किसी बेटी को किसी प्रकार का अगर सवाल करना है या किसी प्रॉब्लम में फंसी है, अगर उसको किसी प्रकार की मदद चाहिए तो आप हमसे सुझाव ले सकते हैं। हमारा जो फ़ोन नंबर है 9311248880, मैं फिर से अपना नंबर दोहरा रहा हूँ 9311124880। हमारा जो है ये व्हाट्सअप नंबर भी है, आप इसमें हमें मैसेज भी कर सकते हैं। साथ ही हमारा ईमेल आईडी है saksham.del1 SAKSHAM saksham.del1@gmail.com। आप इसमें अपनी स्टोरी मेल भी कर सकते हैं, अपनी समस्याएं मेल कर सकते हैं। तो किसी को भी किसी भी प्रकार की बच्चे से संबंधित कोई केस है, कोई घटना है, आप उसमें कुछ सुझाव चाहते हैं, अगर आप किसी प्रकार की मदद चाहते हैं, सक्षम आपके लिए हमेशा खड़ा है। सक्षम की टीम हमेशा आपके मदद के लिए खड़ी है। जैसा भी संभव हो सकेगा, बिना किसी शुल्क के आपको जो भी हम लोगों से मदद हो सकेगा, सक्षम जितना चाहे, जितना सक्षम के पास जो ताकत है वो कम से कम आपको उपलब्ध करवाएगा। अगर साथ ही जो है आपके जो बच्चे हैं, अगर उसको भी अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, आप उससे संबंधित भी, तो अगर किसी प्रकार के केस है तो आप हमसे निःशुल्क आप सलाह ले सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। ज़रूरत पड़े तो आप हमारे ऑफिस तक आ भी सकते हैं। तो और इस तरह के जो सच्ची घटनाएं हैं, अगर इस तरह की किसी के पास घटना है, अगर वो खुद आना चाहती हैं तो उनका स्वागत है। अगर वो नहीं आना चाहती, अपनी सिर्फ स्टोरी भेजना चाहती हैं, तो आप हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है या हमारा जो ईमेल आईडी है, आप इसमें हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें इस व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो थैंक यू मीना जी, आप हमारे इस चैनल पे आई हैं और आपने यहाँ आकर के पूरी एक घटना को विस्तार से बताया है और सिर्फ अपनी ज़िंदगी को ही नहीं बल्कि लॉकडाउन के समय में
किस तरह आपने अपने बच्चों की बीमारी और खुद की बीमारी के साथ साथ भूखे रहना, और किस तरह डॉक्टर को किस तरह अपने आपने मना लिया है आपने, और कम से कम इलाज के लिए, वरना बड़ा मुश्किल था कि उस टाइम में कोई सुनने वाला या छूने वाला भी नहीं था। तो इस परिस्थिति में जो है आपने बहुत साहस का काम किया है, तो आपको हम सैल्यूट करते हैं, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। और आप जैसी बेटियों को मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को मदद के लिए सामने आना और चाहिए। जैसा कि देखा आपने, मेरे साथ कोई नहीं रहता, इसलिए मैं यहाँ पे संस्था से मैं मदद लेने आई हूँ। और जिस तरह आप लोगों को कोई मदद ना दे तो यहीं पे आके मदद लीजिए। धन्यवाद बहुत बहुत। तो थैंक यू मीना जी। और साथ ही जो है मीरा को भी धन्यवाद करेंगे कि ऐसे लोगों को यहाँ तक लेके आए और मंच तक में, और लगातार उनको लाने का प्रयास किया है और उनसे काफ़ी अच्छी तरह बात किया है। और पूरी टीम को और साथ ही हमारे जितने भी दर्शक हैं, आपको हृदय से, चूँकि आपके बहुत सारे कमेंट्स हो सकते हैं, हमें माफ़ कीजिएगा दोस्तों, चूँकि हम लोग सभी कमेंट्स को एक बार देख नहीं सकते, हम लगातार उसमें कमेंट्स बात भी नहीं कर सकते, और मजबूरियाँ कुछ ऐसी हैं कि इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो घटनाओं में खुद बोलने की हिम्मत नहीं होती है। और ये तो बहुत अच्छी बात है, इनका साहस है जो आप सबके सामने बोल रही हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। आप जुड़े रहें लगातार इस कार्यक्रम को और अपने सुझाव हमें देते रहें। तो थैंक यू, आप सबको धन्यवाद। धन्यवाद।